सरकार बनाया ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। वक्त हो चला है वीकेंड चर्चा का। बिहार का सियासी पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए राजनीतिक दलों का ताबड़तोड़ प्रचार पूरे जोश में। नेताओं के भाषणों में तीखे हमले, मंचों से विपक्ष पर शब्दों के पार। इन सबके बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिससे बिहार की सियासत में हलचल को और तेज कर दिया। एक तरफ तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात ने सभी का ध्यान खींच लिया, तो दूसरी तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पटना एयरपोर्ट की, जहां पर रवि किशन जो है तेज प्रताप यादव के साथ। दूसरी तस्वीर जो है मनोज तिवारी की और खेसारी लाल यादव की। इन तस्वीरों ने जो है आज सभी का ध्यान खींचा है। खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी की भेंट जो है चर्चा का विषय बन गई है। खेसारी यादव ने मनोज तिवारी के जहां एक और पैर छुए तो गले भी लगाते हुए नजर आए, जिसके बाद सियासी गलियारों में जो है हलचल तेज हो गई है। 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए अभी से जो है सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीतामढ़ी और बेतिया में गर्जित, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी के तेवरों ने कांग्रेस के खेमे में जोश भर दिया है। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। आज जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लड़ रही है, वही लड़ाई है जो उस समय महात्मा गांधी जी लड़े थे। आज भी हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, आज भी हम एक साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो है नरेंद्र मोदी का साम्राज्य। आज हमारे प्रधानमंत्री जी उसी तरह से इस देश को चला रहे हैं, जनता को दबाते हैं, के बीच फूट फैलाने का काम उनकी पार्टी करती है। आप आवाज उठाते हैं, आप पर प्रशासन और पुलिस का जोर लगवाया जाता है। आज भी वही आपके अधिकार खतरे में है जिनके लिए महात्मा गांधी जी लड़े। तो इन सबके तहत गृह मंत्री अमित शाह चुनावी खेमे में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि एक बिखरा हुआ गठबंधन तो दूसरा 5 पांडवों जैसा एनडीए। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि पहले चरण ने साफ कर दिया कि बिहार में लालटेन की मंद रोशनी में अपराध की कोई जगह नहीं है। अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। पहले चरण के चुनाव 6 नवंबर को संपन्न हो गए हैं और पहले चरण के चुनाव में बिहार की जनता ने साबित कर दिया है। जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, रुझान बताते हैं कि बिहार के अंदर अब लालटेन की धुंधली रोशनी में अपराध कोई नहीं कर पाएगा, बल्कि मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में
एनडीए सरकार की एलईडी लाइट में जगमगाता हुआ बिहार तय कर चुका है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार। सियासत के अनेक रंग देखने को मिल रहे हैं। आज जो तस्वीरें सामने आई, ये दो तस्वीरें जो सामने आई है बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। एक तरफ तेज प्रताप यादव और रवि किशन की मुलाकात ने सभी का ध्यान खींचा, तो वहीं दूसरी तरफ पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की भेंट हुई। इस दौरान जो है खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के पैर छूते हुए नजर आए और एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए। ये दोनों तस्वीर जो है राजनीति के गलियारों पे चर्चा का विषय बन गई है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव का। छपरा से प्रत्याशी आरजेडी की ओर से खेसारी लाल यादव, ये दो तस्वीरें जो है रवि किशन और तेज प्रताप यादव, ये तस्वीरें जो आज सामने आई चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में कुछ मेहमान मौजूद है। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से उज्जवल पाठक जी और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी। आप तीनों का प्राइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो तस्वीरें निकल के आई हैं विवेक जी, जो तस्वीरें निकल कर आई हैं मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव की, तेज प्रताप यादव और रवि किशन की, क्या कुछ सियासी मायने नजर आ रहे हैं इनके? देखिए प्रज्ञा जी, चुनाव के दौरान एयरपोर्ट पे आने जाने के क्रम में ऐसी स्थितियां आती हैं जी। नेता उतरते हैं, कोई नेता वहाँ से जा रहा होता है, उसकी अगली जगह सभा लगी होती है और एक राजनीति में एक स्तर पे इस तरह का एक दूसरे का नमस्कार दुआ सलाम का प्रचलन होता रहता है जी। ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव के दौरान इसकी कोई राजनीतिक मायने निकालना बेवजह की कवायद है। ये एक क्षणिक संयोग होता है कि कौन किसका कार्यक्रम कहाँ किससे एयरपोर्ट पर टकरा जाए, कौन किससे मिल जाए जी। और इसके कोई बहुत मायने नहीं होते। हम लोग चूँकि ऐसे चुनाव प्रक्रिया के पार्ट रहे हैं, कई बार ऐसा अवसर आया कि तमाम विरोधी दलों के नेताओं से आमना सामना एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में या वहाँ सिक्योरिटी चेक से लेकर के कहीं न कहीं हो जाता है। तो सामने पड़ने पर अभिवादन की एक परंपरा जो भारतीय संस्कृति में वो तो सबके साथ होती है जी। उसके कोई बहुत राजनीतिक मायने नहीं होते हैं जी। तेज प्रताप से मिलने के बाद रवि किशन ने कहा शिव भक्तों का हमारी पार्टी में स्वागत है। इस बयान से तो सियासी खेमे में हलचल मच रही ना, बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए बीजेपी को कि नहीं भाई, शिव भक्तों का हमारे यहाँ स्वागत है तो एक जनरल सी बात है। भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की ध्वजावाहक है। जिनकी भी सनातन संस्कृति में आस्था होगी उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ये रवि किशन जी ने कोई नई बात थोड़ी बताई है, सबको मालूम है। जिसको भी सनातन की सेवा करनी होगी, सनातन का ध्वजावाहक बनना होगा, उसके लिए हमारे रास्ते खुले हैं जी। उज्जवल जी, मैं आपके पास आऊंगी। आज दो तस्वीरें निकलकर सामने आई, रवि किशन की, तेज प्रताप यादव की। खेसारी लाल यादव ने जो है मनोज तिवारी के पैर छुए और जो है अच्छी मुलाकात हुई दोनों की। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पैर छूना ये भारतीय संस्कृति और परंपरा है और यदि इसको इस प्रकार से आप लोग चुनावी रूप से दिखाते हैं तो ये ठीक नहीं है। ये एक औपचारिकता है, व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति सम्मान है। हाँ, तो इसको जो है राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, राजनीति को मुद्दों और विचारों से देखना चाहिए। हम दो व्यक्ति हैं, विचारों में असहमति है, परंतु मतभेद के बावजूद भी मनभेद नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है और बिहार जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे पारंपरिक राज्यों में ये स्वाभाविक है, प्राकृतिक है जी। मैं सुनील जी के पास आना चाहूँगी। सुनील जी, अब फर्स्ट फेज में जैसे इलेक्शन हुए, इसने रिकॉर्ड तोड़ किया है। जैसे कि जब लालू यादव की सरकार बनी है तो 60 से ऊपर जो है मतदान फीसदी देखा गया है, लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इस बार जो है बिहार में सेकेंड फेज के चुनाव भी इतिहास रचते हुए नजर आएंगे? देखिए प्रज्ञा जी, सबसे पहले मैं एक अधिवक्ता होने के नाते जी अपने बड़े भाई ब्रजेश शुक्ला जी को बधाई देना चाह रहा हूँ। उच्च न्यायालय ने उन्हें हाई कोर्ट का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और अपनी बात आरंभ करना चाह रहा हूँ। देखिए, चुनाव जब
होता है, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए या पूर्व में देखा जाए, तो जब मतदान ज़्यादा प्रतिशत में होता है तो मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ, सरकार रिपीट हो जाती है। कई सरकारों मैंने देखा है उत्तर प्रदेश से लेकर के, और यहाँ भी ये एक चिंता का विषय है कि जितना मतदान हुआ है बिहार में जी वो काफ़ी सराहनीय है, और बढ़ चढ़ के इस बार मतदान हुआ है। मेरी सोच बिहार के इतिहास में पहली बार इतना ज़्यादा वोट पड़े हैं। जी उसका कारण मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा कुछ ऐसे युवाओं जो वोट देने के लिए अब नामित हुए हैं, इससे पहले उनका वोट नहीं था, उम्र नहीं रही होगी या वोट कट गया हो, जो भी हो। तो एक तो युवा वोट डालने के लिए उत्साहित दिखाई पड़ा, दूसरी बिहार की बहन बेटियां और माएँ भी इस चुनाव में बढ़कर के हिस्सा ली हैं। जहां तक मेरा मानना है प्रज्ञा जी जी कि देखिए, एनडीए ने महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हज़ार रुपये सप्रेम भेंट की। जी महिलाओं ने इस बात को भी स्वीकार किया क्योंकि महिला का हृदय बहुत दयालु होता है। जी 10,000 रुपया अगर रोजगार के लिए सरकार ने दिया है तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं उसको अदा करने का प्रयास भी करती हैं। ये महिलाओं की प्रवृत्ति होती है कि अगर कुछ आया है उनके पास तो वो उस चीज़ से विमुख भी नहीं होती हैं। तो जिस तरह से सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये रोजगार के नाम पर दिया, महिलाएं भी वहाँ उत्साहित दिखाई पड़ी। उन्हें लगा भी कि सरकार हमें कहीं न कहीं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित कर रही है और सहयोग कर रही है। जी जी तो उज्जवल जी, क्या जो मोदी जी का नारा है, प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि एक राष्ट्र और एक साथ जो विकास है, तो क्या इस बार स्वराज को आत्मनिर्भर की बात भी प्रधानमंत्री मोदी करते हैं? बिहार चुनाव में जो है उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की है। क्या आने वाले चुनाव में नतीजों में 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, उसमें बिहार को, कांग्रेस को जो है भारी चोट देखने को मिल सकती है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं? देखिए, बिहार में तो प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कम, कट्टा, छर्रा, तमंचा, इनकी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का एक स्तर है। जी लोकसभा चुनाव में इन्होंने मुजरा, मंगलसूत्र, ज्यादा बच्चे वाले ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये करनी और कथनी में अंतर है। आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे हैं, 99 अरब डॉलर चाइना से हमारा आयात है, और सरकार में दुगना चौगुना आयात हमारा चाइना से बढ़ा है। बिहार में सबसे ज्यादा लोग अन्य राज्यों में पलायन करते हैं, अन्य देशों में पलायन करते हैं। बिहार एक आयातित राज्य बन गया है। जी वहां माल का आयात होता है और श्रमिकों का निर्यात होता है। वहां जाकर मोदी जी 20 साल से गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, फिर इसके बावजूद भी आत्मनिर्भर और रोजगार और स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, हमने 20 साल में बिहार को दिया क्या और आज बिहार की स्थिति क्या है। ठीक है, तो अपना रिपोर्ट कार्ड पहले पेश करिए जनता के सामने कि हमने 20 साल में क्या किया, फिर आगे के वादे करिए। ठीक है। मैं बीजेपी के विवेक जी, आप बताइए कि जैसे उज्जवल पाठक जी कह रहे हैं कि अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए पहले, 20 साल में आपने क्या किया है। वही अमित शाह जी ने आज कहा है कि 5 साल में 25 चीनी मिल लगाएंगे, लेकिन 20 साल तक उनको मौका दिया गया, अभी तक ये विकास क्यों नहीं किया गया? प्रज्ञा जी, हमारे विकास का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आज वहाँ पे हमने 58 लाख जी ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराए, 38 लाख शहरी क्षेत्र में गरीब परिवारों को हमने प्रधानमंत्री आवास मुहैया कराए। जी बिजली कनेक्शन भी दिया, गैस कनेक्शन भी दिया, शौचालय बना के दिया। जी और उस गड्ढे को पाटा जो गड्ढा लालू जी कर गए थे कि औरतें 3 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाती थी, रोजी रोजगार ठप था, अपहरण उद्योग बन चुका था, फिरौती की रकम मुख्यमंत्री आवास में तय होती थी, इस तरह की स्थिति थी। आज वहाँ कानून का राज है, अपराध किसी शासन में बंद नहीं होते, लेकिन आज ये है कि अपराधी अगर अपराध करेगा तो उसको प्रशासन पकड़ करके न्यायालय की दहलीज तक पहुंचाता था। उनके समय में न्यायालय केवल कागजों पे चलने भर के रह गए थे, अपराधी अदालतों में हाजिर ही नहीं होते थे। जी अपराध करते थे, मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके उसका दाम तय होता था।
ना व्यापारी सुरक्षित था, ना बहन बेटियां सुरक्षित थी, ना डॉक्टर सुरक्षित थे। डॉक्टरों का भारी पैमाने पे बिहार से पलायन शुरू हो गया था। आज की स्थिति है कि हम कह पा रहे हैं इस बार हम वहाँ पर हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ये वादा हमने उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में किया था जी। और हम उस पर अमल कर पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश करीब करीब सारे जिलों में एक मेडिकल कॉलेज से आच्छादित होने के करीब है। ये घोषणा बिहार में हम अब कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लालू राज का जो जंगल राज था, उस जंगल राज में बिहार इतना पिछड़ चुका था जी। कि अब उसको ट्रैक पे लाया जा सका है। 2047 में प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है, जी। उसमें बिहार कैसे योगदान दे, कैसे उसमें अग्रणी राज्य की भूमिका निभाए, जी। ये हमारी चिंता है। हमारी चिंता आज अपने उस काम से उस बिहार को और आगे ले जाने की है। जनता की चिंता ये है कि कहीं ये जंगल राज के जंगली लौट ना आए। ठीक है। आपने देखा जिस तरह से उप मुख्यमंत्री के काफिले पे हमला हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, जरा सी सत्ता की चांदनी दिखने के करीब पहुंच गए तो ये आलम है। जिस दिन सत्ता इनके हाथ में आ जाएगी, ये लोग बिहार को आग लगा देंगे। भाई शहाबुद्दीन के लड़के को टिकट क्या दर्शाता है? जो आदमी चंदा खा के बेटों को तेजाब में नहला के मार डाला हो, जी। उसके बेटे को टिकट, और उसके शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो अब आप बताइए, शहाबुद्दीन का जिंदाबाद करके सुशासन तो नहीं कायम होगा। ये स्थितियां हैं। उज्जवल जी, वो कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो वहां पर फिर से एक बार जंगल राज स्थापित हो जाएगा। लालू यादव जब सरकार में हम थे ये नहीं कह रहे तब बनते, भी तो जानने नहीं बनेंगे। कानून व्यवस्था ठप हो गई थी। लेकिन अगर जो अभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले के साथ हुआ, उसके बाद भी आप पर जो है क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो गया है कि अगर आपकी सरकार बनती है बिहार में तो कानून राज सामने नहीं आएगा। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अभी दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या की गई, उसी संदर्भ में अनंत सिंह जो जेडीयू के प्रत्याशी है उनको गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के कैबिनेट मंत्री लल्लन सिंह जाकर के उस व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं। अपराधी खुलेआम चुनाव के दौरान इस स्तर के उनका प्रचार कर रहे हैं। तो असली जंगल राज आज है। रोज बिहार में हत्याएं हो रही हैं, चुनाव के दौरान हत्याएं हो रही हैं। आज आप क्या इसको मंगल राज कहेंगे? ये बिहार में जंगल राज ही तो है। जी। इतने कांड हुए बिहार में, लोग शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। थानों से शराब की सप्लाई की जा रही है बिहार में। इसको आप मंगल राज मानते हैं? जी विवेक जी, जवाब दीजिए। देखिए प्रज्ञा जी, जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई, दुलार चंद कोई साधु संत नहीं थे। जी। कम से कम 30 मुकदमे उनके ऊपर पहले से थे। उसमें डकैती, हत्या सब कुछ थे। ठीक है, किसी की हत्या को हम जायज़ नहीं ठहरा सकते, लेकिन किसी के गाड़ी रोक करके अपने इलाके में उस पर ईंटा पत्थर चलाएंगे, उसको गाड़ी को कूचेंगे तो ड्राइवर भागता है गाड़ी लेके। भागने के दरमियान अब गाड़ी किसके ऊपर चढ़ा दे, कौन उससे दब के मर जाए, इसके लिए वो भी जिम्मेदार कम नहीं जिन्होंने ऐसी स्थितियां पैदा की। गिरफ्तारी अनंत सिंह की हुई है और आपके मंत्री अनंत सिंह का प्रचार कर रहे हैं, ये सत्य है, इससे बचिए मत। भाई किसी को नामजद आपके उनके परिवार के लोगों ने किया तो यही तो कानून का राज है कि पुलिस ने उसको पकड़ा। प्रत्याशी है तो क्या हुआ, बाकी कानून अपना काम करेगी। और अगर प्रत्याशी हमारा है जेल चला गया है तो उसके लल्लन सिंह जी ने प्रचार किया तो इसमें कोई गुनाह नहीं किया, अभी दोष सिद्ध नहीं है। आप तो सजा याफ्ता को गोद में लिए घूम रहे। लालू यादव 32 साल सजा पाए हैं, सजा याफ्ता हैं, अदालतों से सजा याफ्ता हैं, उस पर क्या बोलेंगे आप? अगर इसी तरह से अगर लोगों के पीछे हटने की बात हो तो आपको राहुल गांधी से पीछे हट जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा अदालतों से जमानत पे राहुल गांधी हैं देश में। ये तो कोई बात नहीं मित्र। तो ये जो आपकी प्रवृत्ति है, ये कड़वा कड़वा थू मीठा मीठा गप वाली है। ये राजनीति में नहीं चलता। एक नियम बनाइए। हम लोग अगर आपके ऊपर आरोप लगाते कि आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, ये सही आरोप हमारा है। आप एक सिद्धांत बनाइए, सबके ऊपर लागू करिए। आपके लिए दूसरा सिद्धांत, हमारे लिए दूसरा सिद्धांत, ये नहीं चल सकता। फिर क्यों आप लालू यादव के साथ घूम रहे हैं? तेजस्वी यादव जमानत में क्यों उनके आप गठबंधन में हैं? जी जवाब दीजिए उज्जवल जी।
देखिए, जनता को गुमराह करना बंद करिए। पूरा बिहार जानता है कि अनंत सिंह और जेडीयू संरक्षित माफिया है, जो बिहार की कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है और नीतीश कुमार के लिए वसूली करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बिहार की कानून व्यवस्था को मैनेज करने में, उसको संभालने में बिहार सरकार पूर्णतः विफल रही है। दुगनी तादाद पर हत्याएं, अपहरण, लूट जी जैसे अपराध हुए हैं। एक तरफ शराबबंदी कर दी गई है, दूसरी तरफ होम डिलीवरी चालू है। जी किसी को भी बिहार में शराब चाहिए हो तो पहले व्यक्ति ठेके में संपर्क करता था, अब थानों में संपर्क करता है। थानों के माध्यम से सरकारी कर्मचारी शराब सप्लाई कर रहे हैं। बिहार की सच्चाई सब कोई जानता है। आपने 20 साल में बिहार को पलायन, गरीबी, अशिक्षा, महामारी और इसके साथ साथ ध्वस्त व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं दिया है। इसलिए जनता अब तय कर चुकी है, महागठबंधन इस बार बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। ठीक है, जवाब दीजिए। प्रज्ञा जी ये बता रहे हैं कि हमने वहाँ शराबबंदी दी, शराबबंदी इनके हिसाब से सही से नहीं लागू है। कोई भी कानून बनता है जिस अपराध को रोकने के लिए, क्या जी। उससे अपराध समाप्त हो जाता है? नहीं होता। कानून का काम है उस अपराध की प्रवृत्ति पे अंकुश लगाना, रोकना। अगर कहीं चोरी से शराब बिक रही है तो पकड़े भी जा रहे हैं, और उससे डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाओं में कमी आई है। जो गरीब आदमी शराब पी करके घर में दंगल बवाल करता था, उसमें कमी आई जी। है। महिलाएं हमको समर्थन दे रही हैं। आपकी हैसियत हो तो आप कह दीजिए कि हम सत्ता में आएंगे, शराबबंदी बंद कर देंगे, हटा विवेक जी, देंगे। प्रियंका गांधी एक कहती हैं कि आप बीजेपी की बहकावे में मत आएं, कि एक दिन अगर कोई आपको पति शराब पीकर आता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर रोज आपको मारेगा नहीं शराब पीकर। प्रियंका गांधी ने पिछली रैली में भी यही कहा था, आज भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। देखिए, प्रियंका जी की बात का मैं क्या जवाब दूँ? हो सकता है भाई वो जिस क्लास की है वहाँ पे लोग रोज़ शराब पीते हों, वहाँ लोग शराब पी करके इस तरह की हरकत ना करते हों, लेकिन छोटे परिवार जहाँ थोड़ी कमाई है, वहाँ अगर उसने 100-150 की शराबें पी ली तो घर में बच्चे क्या खाएंगे, खाना क्या बनेगा? ठीक है, प्रधानमंत्री जी सबको मुफ्त राशन दे रहे हैं हमारी सरकार में, लेकिन इस राशन के अलावा भी बहुत सामान होते हैं जिससे वो जाके खाना बन पाता है। तो अगर वो सब शराबें भी उड़ा देगा तो बच्चे क्या खाएंगे? बच्चे पढ़ेंगे गरीब के कैसे? क्योंकि प्रियंका जी ऐसा इसलिए कह पा रही कि उन्होंने गरीबी देखी नहीं है, उन्हें गरीब का दर्द मालूम नहीं है। गरीब थोड़ी सी कमाई में परिवार चलाने वाली अगर महिला का दर्द उनको मालूम होता तो प्रियंका जी बात ना कह पाती। और जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि शराबबंदी वहाँ इस तरह से उस तरह से, तो इनकी हैसियत तो कह दें कि हम शराबबंदी बंद हटा देंगे, क्यों नहीं कह देते? और जो ये कह रहे हैं कि बिहार में हमने पलायन दिया, अरे भाई आपने तो ऐसा मुख्यमंत्री दिया था कि जो ताड़ी पी के घूमता था, उसके बारे में नारा लगता था, गफूर चचा की क्या पहचान, मुंह में हाथ में लबनी मुंह में पान, वो ताड़ी की लबनी लेकर रिक्शे घूमता था, ऐसा मुख्यमंत्री दिए थे। उसके बाद तो जगन्नाथ जी के बाद लालू जी आ गए सत्ता में, तो उसको इस बहाने तक लाने का पाप तो आप ही ने किया, लालू के जंगल राज तक पहुँचाने का। उज्जवल जी, जवाब दीजिए। आप पर आरोप लग रहा है कि लालू के जरिए आपने जंगल राज बिहार में कायम किया है। अरे फिर वही बात, देखिए लालू जी के राज में सामाजिक न्याय आया जी। लालू जी ने कहीं ना कहीं पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ाया, बराबर भागीदारी का कहीं ना कहीं उनको अवसर दिया। परंतु इन्होंने और नीतीश कुमार ने बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बता दीजिए यदि कोई एक ऐसी सुविधा दी हो पूरे बिहार को। 20 साल पहले बिहार देश का सबसे गरीब राज्य था, आज भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। जी। देश की 1/4 जीडीपी में भी बिहार की भागीदारी नहीं। तो आप देख लीजिए बिहार को इन्होंने कहां तक पहुंचाया है। आज बिहार के युवा 5-5 हजार, 10-10 हजार के लिए अपने राज्य से 500-500 किलोमीटर दूर पलायन करके वहां रोजगार ढूंढ रहे हैं, वहां मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आज तक इन्होंने एक भी कोई किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। भागलपुर में 1 रुपए एकड़ के हिसाब से अडानी को बिहार की गरीब जनता की जमीन दे दी। जी। और आप लालू जी की बात कर रहे हैं। लालू जी ने तो सामाजिक न्याय
न्याय का वहां प्रचार किया और वो सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे बिहार में। लालू जी की बराबरी आप लोग नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते। वो अपहरण उद्योग के भी जन्मदाता रहे बिहार में, जमीन नौकरी के बदले जमीन लेने के भी उद्योग के जन्मदाता रहे, चारा खाने के भी जन्मदाता रहे, अलकतरा घोटाले के भी जन्मदाता रहे। तो हम वो बराबरी करना भी नहीं चाहते। ये बराबरी आप घोटाले तो आपके मुबारक, खुलेंगे, अभी उनसे सरकार आप जाएगी तो उनसे आप घोटाले तो प्रेरणा आपके लीजिए। उनकी फोटो अपने कांग्रेस कार्यालय में लगाइए और लगे हाथ सूरजवान की भी लगा लीजिएगा। जहां आप नहीं, अनंत नहीं, कुमार जी की घोटाले तो चर्चा आपके कर भी रहे खुलेंगे। हैं, तो उनके सामने जो अनंत कुमार है वो भी देवी देवता नहीं है। उनकी फोटो लगा ले कांग्रेस कार्यालय में, दोनों की आराधना करें, जरूर कृपा प्राप्त होगी। ठीक है सुनील जी, मैं आपके पास आना जी। चाहूंगी। बिहार में सेकेंड फेज के चुनाव होने वाले हैं, 11 तारीख को जो मतदान किए जाएंगे। राहुल गांधी जेनजी का जिक्र करते हुए आ रहे हैं। जब से नेपाल में हिंसा हुई उसके बाद जेनजी का जिक्र राहुल गांधी और कांग्रेस की ओर से बड़ी तेज से किया जा रहा है। क्या इस बार बिहार में जो है जेनजी युवा जो है क्या बदलाव लेकर आएगा? और एसआईआर वोटर अधिकार से जो मुद्दे हैं इस पर जो है क्या बीजेपी के कांग्रेस के पक्ष में क्या रफ्तार देखने को मिलेगी मतदान की? देखिए प्रज्ञा जी, राहुल जी की बात कौन सुन रहा है? और राहुल जी के बयान ही भारतीय जनता पार्टी को बार बार सत्ता में ला रहे हैं, ये मेरा मानना है, कहना है। वो ऐसे बयान देते हैं जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा उठाती है और हर चुनाव में वो सफल होती है। जी जेनजी जिसकी वो चर्चा करते हैं, जी कई बार राहुल जी जेनजी की चर्चा कर चुके हैं। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ कि राहुल जी को शायद सनातन धर्म के बारे में, भारत की कल्चर के बारे में नहीं मालूम है। हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा कार्य अलग है। हम आतंकवाद नहीं फैला सकते हैं अपने देश में, जो पड़ोसी देशों में देखने मिला जी और नेपाल में देखने मिला। वो एक कूट रचित रचना थी जो नेपाल को जेनजी की आड़ में आग में झुका गया। भारत की जनता, भारत के नागरिक, भारत के युवा सब चीज़ समझते हैं, समझदार हैं और उनकी भावनाएं भारत के प्रति हमेशा खड़ी नजर आती हैं। मैं जाना नहीं चाह रहा था, अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी राहुल जी को देख लेना चाहिए कि हर भारतीय चाहे जिस जात का हो, धर्म का हो, जी उससे अलग होकर के भारत के साथ खड़ा नजर आया। तो जो भारत ऐसी स्थितियों में एक साथ खड़ा होता है, वहाँ जेनजी की आप चर्चा करते हैं, मतलब आप लड़वाने का काम कराना चाह रहे हैं, जिसकी निंदा मैं नहीं, मीडिया जगत में भी काफ़ी निंदा हुई राहुल जी की। राहुल जी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, और अगर इतना बढ़िया ही करते होते तो 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल जी के हाथ जिससे कमान आई है, पार्टी छोड़ चले गए। मैं गिनाऊं तो शाम हो जाएगी। तो उनकी कौन बात सुन रहा है? बिहार में भी देखिए, अभी छठ पूजा हो रही थी। जी मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि आप एक वर्ग को खुश करने के लिए बहुसंख्यक समाज को नाराज मत कीजिए। आपने छठ पूजा भी टिप्पणी करने से कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही कहना आपका सही रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी सनातन से जोड़ करके लोगों की भावनाओं को बदल करके और कहीं न कहीं अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा फायदा उठाया। यही हाल हमारा अखिलेश जी का है। चाहे दिवाली पे हो, दियों बोल रहे हो, चाहे कुंभ बोल रहे हो, तो आप ये संदेश देना नहीं चाहते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ये साबित करती है कि आप सनातन विरोधी हैं। और इस देश में सनातन के मानने वाले कितने लोग हैं, वो आपने कुंभ भी देखा, हरिद्वार भी देख सकते हैं, तीर्थ स्थलों भी देख सकते हैं। तो बिहार में भी जिस तरह से एसआईआर और जेनजी का मुद्दा उठाया, एसआईआर का मुद्दा मेरी से जब चुनाव नजदीक आ गया जी प्रज्ञा जी, उसके बाद तो दिखाई कहीं नहीं पड़ा एसआईआर मुद्दा क्या रहा है। जी बिल्कुल। आप ऐसे मुद्दे लाते हैं जो जनता के ऊपर से उतर आते हैं और भावनात्मक नरेंद्र मोदी जी उनका फायदा उठाते हैं, और जिन रैलियों में जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, वहां की दिशा और दशा बदल देते हैं। इस चुनाव में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है जी उज्जवल जी, सुनील जी का कहना है कि कांग्रेस की ओर से मुद्दे ऐसे दिए जाते हैं जिससे एनडीए को जो है जीत मिलती है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये सबसे बड़ा मिथ है। ये कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी है और राहुल गांधी जी और उनका परिवार, इन्होंने देश के लिए अपने परिवार के 2-2 सदस्यों को खोया है। ये लोग शहादत, बलिदान ठीक है वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इनके नाखून इनका एक नाखून नहीं कटा है देश के लिए। ये इनका इतिहास अंग्रेजों से मुखबिरी का रहा है। मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान के लिए जिम्मेदार है, उससे गठबंधन करके सरकार चलाने का रहा है।
आज आतंकवाद पे ज्ञान दे रहे हैं। पहलगाम हमला हो या अभी आपका पठानकोट हमला, आईएसआई से जांच आपने पठानकोट हमले की कराई, अभी आप बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे आतंकवाद के ऊपर। तो अपने गिरेबान पर झांक कर देखिए, पाकिस्तान बिरयानी खाने कौन जाता है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस आज भी देश के जन जन में है। जनता कांग्रेस को आज भी लाइक करती है और बिहार में महागठबंधन के प्रति जनता का झुकाव कांग्रेस के प्रति जनता के झुकाव को दिखा रहा है। ये देखिए, इनके जैसे लोगों के बयान जो देश के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, देश के तिरंगे झंडे का जिन्होंने अपमान किया, जी आज तक संविधान को स्वीकार नहीं किया, आज संविधान को मजबूरी में इन्हें अपने माथे पर लगाना पड़ रहा है, जब पूरे देश की जनता इनको धीरे धीरे नकारने लगी। नीतीश जी के बलबूते पर आज इनकी सरकार चल रही है और आज हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है। यदि बिहार में ये लोग नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में असफल रहते हैं, तो ये तय है कि दिल्ली में इनके प्रधानमंत्री की कुर्सी का एक पांव गिर जाएगा। तो इनको वहां दिमाग लगाना चाहिए, कांग्रेस को ज्ञान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए बीजेपी से। देखिए प्रज्ञा जी जी ये बता रहे हैं कि संविधान हमने मजबूरी में आत्मसात किया। जी उस संविधान की आड़ में शरीयत लागू करने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। हमें पूरे देश से जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है और विश्वसनीयता देश की जनता की ये खो चुके हैं। आलम यह है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में शून्य है, विधानसभा में 1 है, मतलब ऐसी तमाम विधानसभाएं हैं भारत की जहां से शून्य हो चुके हैं और अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। बताए हमको रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो इनका एक पावा गिर जाएगा। जैसे पूर्व में जब इनकी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी जी तो वो भी गठबंधन की सरकार थी, तो क्या वो गिरी पड़ी सरकार थी? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। हमने जनता के लिए काम किया, हम अपने काम के दम पे विश्वास पे हैं। जिस तरह से आधी आबादी ने निकल कर के मतदान किया है 64.69%, ये मामूली आंकड़ा नहीं है। आज की स्थिति में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतदाता सूची परिष्कृत हो चुकी है। लेकिन विवेक जी, खरगे जी की ओर से बयान सामने आया है कि अगर नीतीश कुमार जो अवसरवादी नेता है, अगर जहां उनको कुर्सी दिखेगी उधर वो मुड़ जाएंगे। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? अगर मान लीजिए नतीजे विपरीत आते हैं, एनडीए के विपरीत आते हैं, तब क्या होगा? देखिए प्रज्ञा जी, खरगे जी का आकलन नीतीश बाबू के लिए क्या है ये खरगे जी जाने। हमारे दल के साथ वो गठबंधन में है और हमें अपने काम पे भरोसा है। चुनाव प्रचार खत्म होने को भी 36 घंटे शेष है, करीब करीब, थोड़ा सा ज़्यादा। कल 5 बजे शाम के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और हम लोग चुनाव में हैं। ऐसे अवसरों पर इस तरह के काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते। हमें पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, आधी आबादी का आशीर्वाद हमें विशेष तौर से प्राप्त हो रहा है। हम अपनी माताओं बहनों के श्री चरणों में यहीं से नतमस्तक हैं और उनका आशीर्वाद पाए हैं और आशीर्वाद चाहते हैं। ठीक है, सुनील जी की ओर रुक करेंगे। सुनील जी, जवाब दीजिए, आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उज्जवल जी ने जो कहा। देखिए प्रज्ञा जी, कांग्रेस ये हाल है कि राजा था, अपने मंत्रियों से पूछा कि उजेला कहाँ से आ रहा, जल रहा था नगर। मंत्रियों ने कहा अरे दिवाली मनाई जा रही है। राजा चुप हो गया। सुबह खबर आती कि आधा नगर जल गया है। वही हाल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को है, कांग्रेस के नेताओं का है। राहुल जी की हाँ में हाँ मिलाना, ये एक परंपरा बन गई है कांग्रेस के नेताओं की। और जो आप कह रहे थे कि देश के लिए, तो मैं तो कभी भी कह रहा हूं कि देश के लिए देशवासी हमेशा खड़े रहे हैं। और कांग्रेस का अगर कार्यकर्ता इसी तरह से होता, मेरे मित्र, मेरे भाई, तो आप विधानसभा उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों समेत सफाया न हुआ होता आपका। जी बिल्कुल। आपको इस पर चिंतन करना चाहिए। आप कार्यकर्ता था, मैं भी मानता हूं, कार्यकर्ता नहीं था 50 साल आपने शासन किया, लगभग कैसे किया, लेकिन वो कार्यकर्ता अब आपका नहीं है। अब आप हवा में हो। अगर हवा में नहीं होते तो कई राज्य आपके पास रहने के बावजूद चले गए। उत्तर प्रदेश आपका इतना बड़ा राज्य था और कई मुख्यमंत्री आपने दिए उत्तर प्रदेश में, आज क्या हाल हो गया है।
तो सच्चाई से अपने नेता को अवगत कराना और नेता को सच्चाई से अवगत कराना दोनों चीज़ें हैं कि नेता क्या कह रहा है। और जो इंदिरा जी की आप बात करते हैं तो मैं तो उनकी सदैव तारीफ करता हूँ। जब तक इंदिरा जी रहीं कांग्रेस का नेतृत्व कुछ और था, लेकिन जब से राहुल जी के हाथ में कांग्रेस आई है, मेरे मित्र अपने दिल पे हाथ रख के आप पूछो कि कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मैं पत्रकार हूँ, मैं आप सरकार बनाए तो मैं आपकी चर्चा करूँगा, भाजपा बनाए उसी चर्चा, लेकिन ये सत्य है कि जब से राहुल जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभाली उसके बाद कांग्रेस कहाँ कहाँ अपने जनाधार खोती जा रही है। आप बता दीजिए कितने राज्यों में आप जीत के आए हो। मैं वही कह रहा हूं कि बयान, आपका बयान जनता सुनती है। आप ऐसे बयान मत दीजिए जो सनातन के विरोधी हों, बहुसंख्यक समाज के विरोधी हों, और आप एक वर्ग को साधने जो प्रयास कर रहे हैं, एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म के लोग इस देश में, प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते हैं, और बन भी जाएगी तो उसका भविष्य बहुत अच्छा नहीं रहा है और न होगा। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बसपा सरकार आई थी केवल एक जात के नारा देकर के, फिर उनको भी सर्वधर्म धर्म समभाव की चर्चा करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी आई, उसको भी सबको लेकर चलना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास चर्चा करती है, और एक तरफ हिंदुत्व का नारा भी देती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र तक भाजपा बैठी हुई है। तो आपको भी चाहिए जो आपको जनाधार पुराना था, जो इंदिरा जी की नीतियां थी, कार्यशैली थी, उस पर आप काम करिए। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूं, राहुल जी ऐसे बयान दे देते हैं कि जनता अगर साथ आना चाहती है तब भी नहीं आ रही है। ठीक है, उज्जवल जवाब दीजिए, पुरानी नीतियां वापस लेकर आई जो इंदिरा जी के दौर में थी, वही नीतियां चाहिए फिर जनता को, ऐसा सुनील जी की ओर से कहा जा रहा है, इस पर क्या विचार है आपके? देखिए, हमारी पुरानी नीतियों को ही अपना बता करके भारतीय जनता पार्टी आज डंका पीट रही है अपना जी। चाहे हमारी शिक्षा का अधिकार हो, मनरेगा हो, भाई आपने आरटीआई दिया, मैं उसकी सराहना करता हूं, कांग्रेस ने आरटीआई दी, फ्री राशन बांट रहे हैं, ये सब कांग्रेस की योजनाएं हैं जिसको आज आप मानने पर मजबूर हैं। और रही बात इंदिरा जी की नीतियों की, तो आप इंदिरा जी और नेहरू मान रही है कि एक तरफ आलोचना करके थकते नहीं है, ठीक है। नेहरू जी और इंदिरा जी, सुबह उठ करके आप इनका नाम लेते हैं, रात में सोते समय आप इनका नाम लेते हैं। नेहरू जी और इंदिरा जी को यदि आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा दोनों राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएंगी। आपको बिरयानी खाने पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा, आपको सीज फायर नहीं करना पड़ेगा। यदि आप इंदिरा जी को इतना मानते होते तो आप सीज फायर नहीं करते, आप पाकिस्तान को बराबर घुस के मारते, जैसे हमने 2 भागों में पाकिस्तान को बांट दिया था। तो आप जो है अपनी राजनीतिक पार्टी, अपनी विचारधारा पर ध्यान दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सतत रूप से गर्त में चली गई, इंडिया गठबंधन ने उसको करारी हार दी। उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता भाजपा की सांप्रदायिक प्रवृत्ति को समझ चुकी है कि किस प्रकार भाजपा देश के युवाओं को धर्म, जाति, समुदाय, इसके साथ साथ सांस्कृतिक रूप से लड़ाकर और सत्ता हथियाना चाहती है। अब देश के युवा समझदार है, वह विकासात्मक प्रधानमंत्री चाहता है। ठीक है उज्जवल जी, ठीक है, चर्चा को यही समाप्त करेंगे। एक सेकंड हमको दे दीजिएगा जरा। मैंने जो बधाई दी थी ब्रजेश शुक्ला जी को, उनको जो वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त किया गया हाईकोर्ट में, महाधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया है जी। ठीक है, चर्चा को यही समाप्त करेंगे। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि बिहार में सियासत के रंग जो है अनेक देखने को मिल रहे हैं, तो साफ है बिहार की चुनाव की जंग अपने निर्णायक मोड़ पर। एक और मंचों से आग उबलते भाषण, तो दूसरी ओर नेताओं की मुलाकातें जो नई कहानियां बुनती हुई नजर आ रही। बहरहाल कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी थमने वाली नहीं। अब सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी है, जब तय होगा किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा